This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध नवमी दिनांक 23 डिसेंबर 2020 चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 28 शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयान्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यथार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं विकार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तेषां तु मलप्रसादाख्यानां धातूनां स्रोतांसि अयनमुखात्। तो मैंने ये तीन जो केदारकुल्या न्याय, कलेकबुद्ध न्याय और क्षीरदोही न्याय, इनके बारे में काफी बहस हुई है और मैं समझता हूँ कि ये तीनों अपने अपने तरीके से कारीगर इस प्रकार के होते रहते हैं जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता हो। वृषादिनी प्रभावेण सद्य शुक्रादि पूर्वते इसमें ये कलेकबुद्ध न्याय या इनके पास दूध के पास वो शक्ति रहती है कि वो सीधा शुक्र को बढ़ा दे इस प्रकार से। और क्रम परिणाम न्याय इसलिए क्या आवश्यक है कि शुक्र में सभी धातुओं का समावेश हो, सभी धातुओं के अंश हो इस प्रकार के लिए। और केदार पिल्या न्याय क्रम से पहला धातु दूसरा धातु इस प्रकार से रहेगा। ये आहार रस से होगा या फिर रस धातु से इस प्रकार का होगा। और जितने दूर दूर के धातु है उनके बनने में उतनी देर इस प्रकार की लगेगी। और रस से रक्त, रक्त से मांस, इस प्रकार का भी सिलसिला चलता रहेगा। और आहार रस से सभी धातु इनका पोषण, ये भी सिलसिला चलता रहेगा। तो जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहां उस तरीके से ये पोषण होता रहता है, ऐसा ही समझना ज्यादा उचित इस प्रकार का रहेगा। तत्र मलप्रसादाख्यानां धातूनां स्रोतांस्य अयनमुखात्। तो मल स्वरूप और प्रसाद स्वरूप ये जो धातु है उनके स्रोतस ये अयन मुख इस प्रकार के है, उनके मार्ग का मुख स्रोतस इस प्रकार का है। तानि यथा विभागेन यथास्वं धातु आपूरयन्ति। तो उनके विभाग से वो अपने अपने धातु का पूर्ण इस प्रकार के करते रहते हैं। ये जो स्रोतस है। तो इसके बारे में ज्यादा विवरण सुश्रुत ने किया है, लेकिन भी उन दोनों में थोड़ा भेद इस प्रकार का है। और स्रोतो व्यथ होने पर क्या होता है इसके बारे में सुश्रुत ज्यादा जानकारी देते हैं।
तो सभी जो भाव शरीर में बनने वाले हैं उनके लिए स्रोतस की आवश्यकता है। तो इसमें ऐसा रहता है कि एक पोषक भाव इस प्रकार का रहेगा कि जिसके ऊपर किसी अग्नि की प्रक्रिया होगी और वो अग्नि की प्रक्रिया होते समय उसका वहन भी होगा। श्रोताओं से खलु परिणाम अपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थे। दो परिणाम आपद्यमान इस प्रकार के जो धातु है जो उनकी कंप्लीशन की पूर्णता की तरफ जा रहे हैं उनका अभिवहन स्रोत से होता रहता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ऐसा है। तो प्राण उदक अन्न ये तीन स्रोत अंदर लेने के लिए इस प्रकार के हैं। मूत्र पुरुष स्वेद ये बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के हैं। और बाकी रसरक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इनका जो कार्य है वो भीतर परिणमन इस प्रकार से होते रहना। तो केदार कुल्या न्याय में आहार रस पर धात्वग्नि की क्रिया उससे स्थायी रस धातु पोषक रक्त और रसक मल कफ ये निर्माण होते रहना और फिर पोषक रक्त पर रक्त धात्वग्नि की क्रिया स्थायी रक्त और रक्त मल पित्त इस प्रकार का निर्माण होना, ये इस प्रकार का सिलसिला समझने में ज्यादा अच्छा इस प्रकार सा है क्योंकि इसमें आहार और रस से ही सभी धातुओं का पोषण होता रहेगा, ये बात स्पष्ट है। फिर भी वो क्रम से होगा पहले रस फिर रक्त फिर मांस इस प्रकार से और हर में से एक हिस्सा आगे का पोषक अंश इस प्रकार का बनेगा और उस पर उस धात्वग्नि की प्रक्रिया होती रहेगी। इन सभी के स्रोतस है, अन्नव स्रोतस भी है, अमृतव स्रोतस भी है, प्राणव स्रोतस भी है। जो भी चीजें अंदर ली जा रही है उन सभी का एक एक स्रोतस इस प्रकार का है। और उसको परिणमन करने का काम इस स्रोतस में होता रहता है। इस परिणमन के दरमियान जो भी उसमें परिवहन होना है वो भी वहन उसी स्रोतस में इस प्रकार का होता रहता है। तो अन्नम आदान आदान कर्म ही प्राण कर्षति इस प्रकार का अन्न को लेके जाने वाला नीचे के लिए नीचे लेने जाने वाला प्राणवायु इस प्रकार का बताया। तो अन्नभ स्रोतस और उदकभ स्रोतस ये अलग अलग स्रोतस बने हैं। वास्तव में हम दोनों का साथ में ही सेवन करते हैं, अन्न और उसके साथ ही जल इस प्रकार का। और अन्न घन अन्न आधा हिस्सा और ये चौथा ये हिस्सा पानी का अथवा घन द्रव दोनों 1/3 हिस्सा इस प्रकार से अगर लेते रहते हैं और वो दोनों साथ में ही चलता है तो भी इसके स्रोत अलग है। तो उसके अनुसार उसके कार्य अलग अलग इस प्रकार का प्रकार के होंगे। जल से जलीय भाव जो शरीर में है वो बनेंगे और आहार से पार्थिव भाव जो है वो बनेंगे और फिर यहीं पे वो सिलसिला खत्म नहीं हो जाता, आगे धात्वग्नि और भूताग्नि की प्रक्रिया उसको होती रहती है और उसके जरिए ये परिणमन की प्रक्रिया पूरे शरीर में चालू ही रहती है। जो मल भाव बनते हैं वो बाहर फेंके जाते हैं, जो प्रसाद भाग इस प्रकार के बनते जाते हैं उससे ओज निर्माण होता है और सभी क्रियाएं जो है वो ओज ओज के द्वारा की जाती है। और सभी भावों का निर्माण भी ओज करने वाला है। जैसे शुक्र को महत्व दिया है उसी प्रकार से ओजस को भी महत्व दिया गया है। तो जब कोई क्रिया होती है तो ये धातु और इनकी शक्ति उसमें खर्च होती है, उनका क्षय होता रहता है और
आहार से होती है और एक करने वाला स्रोत है, अग्नि है, इस प्रकार से। तो हम भली भांति इस सभी सिस्टम को समझ लें तो स्वास्थ्य बनाने के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य टिकाने के लिए, या स्वास्थ्य कैसे बिगड़ जाता है और उसको दुरुस्त करने का उपाय क्या है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो एक पूरी सिस्टम समझ लेना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से, किस ढंग से ये काम करती है, और ये मॉडर्न एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से काफी अलग है। यहाँ होलिस्टिक अप्रोच है, सर्वांगीण दृष्टिकोण इस प्रकार का है, और वहाँ फोकस्ड अप्रोच है, एक एक सिस्टम के ऊपर फोकस किया गया है, और वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया। तो इन दोनों में काफी अंतर इस प्रकार का है, और इन दोनों का मेल कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन हमें ये तो समझ लेना चाहिए कि हमारी सिस्टम क्या है इस प्रकार से। तो कार्मुकत्व जो है वो दोषों को दिया गया है। ये सबसे आम चीज है, ये सिस्टम्स को नहीं दिया गया। और धातुओं का निर्माण, बलों का निर्माण, ये सब स्रोतस के अधीन है, उसके लिए अग्नि की इस प्रकार की जरूरत है। लेकिन क्रियाएं ये सभी दोषों पर निर्भर इस प्रकार की। तो ये इस प्रकार से ध्यान में रखना और उनका उसी ढंग से प्रयोग करना, ये उचित इस प्रकार का रहेगा। एवं इदम शरीरम अशित पीत लीढ़ खादित प्रभवम। हमारा शरीर जो है वो अशित पीत लीढ़ खादित प्रभव है, उन्हीं से निर्माण होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जो रोग शरीर में निर्माण होते रहते हैं वो हमारे खाने से ही निर्माण होते हैं, क्योंकि खाने से ही शरीर का पोषण इस प्रकार का आता है। जो भी भाव शरीर में बनेंगे वो जो हम खाना खाएंगे उसी के आधार पर बनेंगे। और फिलहाल हुआ है ऐसे कि खाने पीने के बारे में कोई जिक्र एलोपैथी में इस प्रकार का नहीं है, वैसे होम्योपैथी में भी नहीं है। चाइनीज के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि वहां पे कुछ जिक्र करते हैं या नहीं करते हैं इस प्रकार से। लेकिन जिस तरीके से चाइनीज लोग खाना खाते हैं ट्रेडिशनली, वो कुछ भी खाना नहीं छोड़ते, सभी प्रकार के पदार्थ खा लेते हैं इस प्रकार से। और इसीलिए ये बैट वगैरह खाने की वजह से ये कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ, ऐसा एक मानना है। तो आहार संभवम वस्तु रोगाश आहार संभवा। शरीर जो है हमारा, वस्तु जो है वो आहार संभव है, और रोग भी इसी के कारण, निज रोग इसी के कारण निर्माण होने वाले हैं। आगंतुक की एक अलग कैटेगरी है। लेकिन ज्यादातर जो रोग निर्माण होने वाले हैं वो निज रोग इस प्रकार के निर्माण होने वाले हैं। और जब ये कहा जाता है कि बस अब इसमें करने लायक कुछ नहीं रहा, इसको काटना ही पड़ेगा, सर्जरी ही करनी पड़ेगी इस प्रकार से, तो उससे पहले ये सोच लेना है कि अगर शस्त्र साध्य व्याधि है तो भी उसमें औषधियां दे सकते हैं, दवाइयां दे सकते हैं। लेकिन जो औषध साध्य व्याधि है उनमें कभी भी दवाइयां, उनमें कभी भी शस्त्र कर्म नहीं करना। अब जैसे ये सुश्रुताचार्य का निर्देश है, एनेस्थेशिया में तरक्की हो गई तो काफी बड़ी बड़ी शस्त्रक्रियाएं होने लगी। हार्ट लंग मशीन की खोज हुई, तो हार्ट सर्जरीज पॉसिबल हो गई इस प्रकार से। तो जो निज दोषों से उत्पन्न व्याधि है उसमें सर्जरी नहीं करनी है। अभी मॉडर्न में भी इसकी प्रस्तावना है। इंट्रोडक्शन मेडिसिन के टेक्स्ट बुक की, उसका हेडिंग इज मॉडर्न मेडिसिन साइंटिफिक, इस प्रकार का हेडिंग है।
और उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि हम साइंटिफिक नहीं रहे। संशोधन करके जो बातें सामने आ रही है उसका भलीभांति प्रयोग करके उसका उसका व्यवहार में प्रयोग लाना जरूरी है। लेकिन 25-30 बरस इस पर काम करने के बाद, कार्डियक सर्जरी पर काम करने के बाद, जब ये मालूम हो गया है कि इट हैज नो मोर एडवांटेज टू मेडिकल मैनेजमेंट, फिर भी ये चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसमें केवल डॉक्टरों का स्वार्थ है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा वहां पे स्पष्ट लिखा है। अशित पीत खादित लीढ असे वर्ण वारंवार 4 प्रकाराने आहाराचा उल्लेख येतो, फक्त आहार हा एकच शब्द न येता असे 4ही प्रकार उल्लेखित करण्याचे काय महत्व असा। इनका कार्य अलग अलग होना जरूरी है और इसीलिए ये 4 प्रकार इस प्रकार के बताए। पीत में जल ज्यादा से ज्यादा आता है, बाकी भी तक्र वगैरह इस प्रकार के भी सूक्ष्म वगैरह व्यूष है वो भी आते हैं। और भक्ष्य भोज्य इस प्रकार के जो रहेंगे, तो दांतों का चर्वण के लिए उपयोग करना ये भक्ष्य इस प्रकार का है। तो खादित ये शायद इस वर्गीकरण में इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जिसको ज्यादा चर्वण करने की जरूरत नहीं है वो अशित या भोज्य इस कैटेगरी में इस प्रकार का आएगा। और फिर भी लेहन ये अलग कैटेगरी रहती है। तो लीढ़ ये जो कैटेगरी है या लेह ये कैटेगरी है, उसका कुछ ना कुछ संबंध उससे किस तरीके इसका पोषण होता है, ये थोड़ा सा प्राण के लिए काम करने वाली इस प्रकार की चीज है। प्राण काल जो है वो ग्रास ग्रासांतर प्राण हर ग्रास के साथ या ग्रासांतर में प्राण देना है, दवा देनी है इस प्रकार से। तो खास करके कास श्वास रुद्रोग वगैरह इन सभी में अवलेह कल्पना आती है। अब औषधि कल्पना को दूर रखो, लेकिन राग शाड़व सटक ये जो है ये लेह इस प्रकार के हैं। Will per ओजक क्षय lead to direct death only every time or in any other form of deformity? पर ओज क्षय lead to direct death only every time or in other form of deformity. मृत्यु एक लक्षण है उसका, सभी जगह मृत्यु ही होगा ऐसा नहीं है। यह नाशे नियतन नाश हो, पूरी तरीके से नाश हो गया तो नियत नाश हो गया, लेकिन इन सभी का संबंध मर्म स्थान से इस प्रकार का है। और मर्म स्थान में प्राण इस प्रकार के रहते हैं ऐसा कहना है। और वो कितनी मात्रा में अफेक्ट होते हैं उनके ऊपर सद्य मरण आएगा या वैकल्य ग्रह हो जाएगा, कालांतर प्राण हर इस प्रकार का हो जाएगा वगैरह वगैरह इस बातें रहेगी, इस प्रकार की बातें रहेगी। तो पर ओज वास्तव में अष्टोबिंदात्मक इतना ही बताया गया है और वो श्रेष्ठ ओज इस प्रकार का है। तो उसके नाश से क्षति तो डेफिनेटली इस प्रकार की हो जाएगी ऐसा। तो एवं इदम शरीरम अशित पीत लीढ़ खादित प्रभावम अशित पीत लीढ़ खादित प्रभावाश्च अस्मिन् शरीरे व्याधयो भवन्ति। और इन्हीं के द्वारा शरीर में रोग
की निर्मित होती रहती है। हाँ, why is it said that cardiac surgery is no better than medical management? ये उन्हीं के संशोधन का नतीजा है। ये ब्रिटिश पब्लिकेशन है, मैंने जो देखा था वो 1997 का था, प्रीफेस है उसकी। और इसमें ये इज मॉडर्न मेडिसिन साइंटिफिक इस प्रकार की प्रीफेस है। अब काफी पानी पानी बह गया हो, मेरे ख्याल में चेम्बरलेन की है किताब। और अभी रिसेंट क्या मत है वो एक बार देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन सर्जरी में रिस्क ज्यादा है, ये थोड़ा सी बात उस समय में तो हो सकती है, अभी रिस्क काफी कम हो गई है। लेकिन फिर भी ये मैकेनिकल अप्रोच है। जिन कारणों से ये उत्पन्न हुआ उन कारणों को देखना और उसको रिवर्ट करना बहुत जरूरी है, वो जो नहीं किया गया। लोग भी एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास सर्जरी हो गई तो भूल जाते हैं कि मैंने इस प्रकार के कारण किए हैं और इसलिए ये नौबत आ गई। अभी इनको मुझे छोड़ना है और स्वस्थ वृत्ति का पालन करना है। ना कि डॉक्टर सुझाव देते हैं, ना वैद्य कुछ समझने की कोशिश करता है। और ये सुश्रुताचार्य का जनरल विधान है कि जिसमें हाँ औषधियों का प्रयोग करना है वहां पे कहीं भी सर्जरी नहीं इस्तेमाल में लानी है। लेकिन फिलहाल ऐसे है कि बहुत सारे रोगों में एलोपैथी कुछ नहीं कर पाती मेडिसिन। किडनी फेलियर का विषय है तो डायलिसिस करते रहो, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करो। लिवर फेल हो गया तो लिवर ट्रांसप्लांट करो, बोन मैरो फेल हो गया तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, हार्ट फेल हो गया तो हार्ट ट्रांसप्लांट करो। सभी ट्रांसप्लांट सर्जरी ही है। तो ये बराबर नहीं है। क्यों बिगड़ा, कैसे बिगड़ा, ये अगर समझेंगे तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है रिवर्सिंग हार्ट डिसीज। ये हाँ डीन अर्निश की काफी प्रख्यात किताब है, इसके काफी प्रोग्राम्स है, बहुत सारे मरीजों ने उसका फायदा लिया है। और ये लाइफस्टाइल और योग के ऊपर निर्भर है इस प्रकार से। तो कार्डियक सर्जरी वास्तव में आवश्यक नहीं है, ऐसा ही है। हमारे यहाँ एक ऐसा हुआ था, एक अम्बलनेर का एक मरीज यहाँ दीनानाथ में एडमिट हुआ। उसको बताया गया कि ट्रिपल वेसल डिसीज है और सर्जरी की जरूरत है। उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो उसने उधार लेकर कुछ पैसा इकट्ठा किया। लेकिन जब सर्जरी करने की बात आई तो एनेस्थेटिस्ट ने बता दिया कि अनफिट फॉर सर्जरी। तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं नहीं, आपको सर्जरी चाहिए, दूसरा कोई चारा नहीं है और सर्जरी हो नहीं सकती है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट की बात भी नहीं थी। तो डिप्रेशन में चला गया कि हृदरोग है, कभी भी मरने की आशंका है और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, जो ट्रीटमेंट वो कर नहीं सकते हैं इस प्रकार से। संयोग से एक मेरा छात्र अमरनेर का वहां पे आया था, वो मिले दोनों। तो वो मुझे मेरे पास उसको लेके आया। फिर हमारी ट्रीटमेंट 5-6 बरस तक चली। वो पूरी तरीके से उसके से सुधर गए। अब ये मेडिकली मैनेजमेंट होता ही नहीं है, ऐसा किसने बताया? आशंका रहती है, सडन डेथ होने की आशंका रहती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी ये मेडिकली ट्रीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा इस प्रकार के हैं। और वो पहले हमें करना चाहिए इस प्रकार। बिफोर कार्डियक ऑपरेशन इफ पेशेंट कम्स फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल, व्हाट वी कैन थिंक। पूरी हिस्ट्री ले लो पेशेंट की। अब कोलेस्ट्रॉल में ज्यादातर कारण होता है मानसिक तनाव, जो स्ट्रेस डिप्रेशन इस प्रकार के। उसको दूर नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होगा। जो नेचुरल ऑयल है वही लेना है, फिल्टर। ये जो अभी रिफाइंड ऑयल आता है वो कभी नहीं लेना है।
और तली हुई चीजें नहीं खानी है, ये एक आवश्यक चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन अभी क्या किया है कि एलोपैथी के लोगों ने आयुर्वेद के कुछ कुछ क्षेत्र चुन लिए हैं। माधव भक्त का एक उदाहरण ये। वैसे कार्डियक पेशेंट्स, हार्ट के बारे में रोग जो है वो काफी दिक्कत वाले हैं, क्योंकि हार्ट अटैक की संभावना रहती है और मृत्यु भी हो सकती है। फिर भी फ्रैंचाइजी निर्माण की गई इसके बारे में कि आप सेंटर खोलो, हम बाकी दवा वगैरह दे देंगे, वो कैसे चलाना है वो दे देंगे। वो प्रोटोटाइप कर दिया, कोई भी मरीज आए तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है इस प्रकार से। और ये चल रहा है, काफी जगह पे फैल गया है इस प्रकार से। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी के लिए अनिल पाटिल ने ज्यादा प्रयास किए हैं, और वो इस प्रकार से वैदिक योग के माध्यम से वो उतने भी बहुत फ्रेंचाइजी खोल के रखी है, बहुत सेंटर्स खुलवा के रखे हैं। हरीश पाटणकर केशा आयुर्वेद को लेकर बैठा है, वो उसको प्रमोट कर रहा है, उसकी भी फ्रेंचाइजी हो गई है बहुत सारे तरीके से। जीवा आयुर्वेद प्रताप चौहान द्वारा जो है वो तो सभी रोगों में है, और पूरे विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार है। 192 कंट्रीज है इस प्रकार से, जहाँ लेकिन उनका फार्मेसी का सपोर्ट बहुत बढ़िया है। फिर भी वहाँ काम करने वाले लोगों को स्वातंत्र्य है, ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। तो अभी ये सब कमर्शियल मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स इस प्रकार के बन गए। पतंजलि एक अलग मॉडल है इस प्रकार का बिजनेस का। बालाजी तांबे का एक अलग मॉडल है, संतुलन आयुर्वेद वगैरह इस प्रकार का। हाँ, तो इसमें एक ऐसा रहता है कि इन सभी की मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है। जहाँ पे एलोपैथी में सर्जरी सुझाई जाती है वहाँ ये हो सकती है। तो हाँ, इसके बारे में सोचना है। ऑन ए लाइटर नोट, लोकांना बायपास झाली स्टेंट बसवलाय असा सांगताना वेगळा स्टेटस वाटतो. It's as if it have become a status symbol. Medical insurance has increased unnecessary surgical interventions, which makes people to depend on post-operative medicines for life. सही है। माझा साक्षात्कार हृदय योग ये भी अच्छी किताब है अभय बंद की। उनको खुद उनके सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हुई, वो मरते मरते बच गए इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सीजरियन सेक्शन के बारे में भी ऐसा ही है। अभी सीजरियन सेक्शन इंश्योरेंस में कवर हो गया, हाँ, तो डॉक्टरों को आसानी हो गई कि तुम्हें पैसा खर्च नहीं करना है, ये सीजरियन सेक्शन करवा लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी। ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, मुझे यहाँ का मालूम नहीं भारत का क्या है मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका में यह भी कवर होने लगा इस प्रकार से। अभी कोविड-19 के लिए भी कवर आ गया, इंश्योरेंस कवर आ गया। जो जो भी डिसीजेस इस प्रकार के भयंकारी है, उन सभी के लिए इंश्योरेंस अभी उपलब्ध हो जाता है। और इसमें एक खास बात ऐसी है कि उस रोग न होने के लिए क्या करें, इसके बारे में कोई भी सुझाव नहीं है, कोई भी मार्गदर्शन नहीं है। अगर हुआ तो केवल पैसों की वहां पे सुविधा उपलब्ध करे, आपको खुद अपने जेब से पैसा खर्च न करना पड़े, इसके बारे में कुछ सोच सकते। लेकिन डीन अर्निश के बारे में थोड़ा सा ऐसा हुआ अमेरिका में कि इन इंडिया टू कार्डियक सर्जरीज है, उसमें सिर्फ जो स्टेंट डाला जाता है उसके पैसे नहीं मिलते। सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन और
बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उन सभी के पैसे मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो मेरा एक सुझाव ऐसा था कि एनर्जी पार्क क्रिएट करो जहां जाकर लोग व्यायाम कर सकेंगे, उससे बिजली बनाएंगे और वो वहीं पे इस्तेमाल करेंगे। जिम्स में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी है, उनको खुद इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करनी है इस प्रकार से। और लोगों में इसके बारे में जागृति बनाओ, लोगों में नैसर्गिक अन्न के बारे में जागृति बनाओ इस प्रकार से, ताकि लोग बीमार न हो जाए। और अगर इस प्रकार से, जैसे नो क्लेम बोनस होता है व्हीकल्स के बारे में, कि आपने 1 बरस का व्हीकल का इंश्योरेंस ले लिया और अगले बरस उसको रिन्यू करना है, तो अगर आपने कुछ भी क्लेम 1 बरस में नहीं किया है तो नो क्लेम बोनस उसमें ऐड हो जाता है, तो थोड़ी राहत मिलती है, कटौती होती है इसमें प्रीमियम। उसी प्रकार से हर 3, 4, 5 बरस के बाद फिर से एक बार मेडिकल करवाओ, और आपके हिसाब में अगर ऐसा है कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और वो व्यक्ति भली भांति लाइफस्टाइल को पाल रहा है, लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, तो उसका एडेड कवरेज दे दो। 5 बरस का इंश्योरेंस है और 1 बरस ले लो इस प्रकार से। फायमोसिसचे पण ऑपरेशन करण्याची गरज नाही, ते मी विदाउट ऑपरेशन ही करतो, पण मॉडर्न वाले सरळ ऑपरेशन करतात। काफी मरीजों में, बच्चों में फाइमोसिस टल सकता है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत देर से जाग जाते हैं। जब शादी करने की बात होती है तो पता चलता है कि फाइमोसिस है, तो फिर उसकी पहले सर्जरी करवाओ और फिर शादी करो इस प्रकार से। तो शुरू में ही अगर मरीज हमारे पास आते हैं, पता चलता है, तो बहुत सारे फाइमोसिस के केसेस में रिजल्ट मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जितने में शायद ये करने की जरूरत पड़े। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि इन सभी को ढूंढे, जहां जहां अभी सर्जरीज हो रही है वो सर्जरीज की आवश्यकता है या नहीं है, हम मेडिकल मैनेजमेंट अगर ले लेंगे उसमें, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे लिवर फेलियर हो, चाहे हार्ट फेलियर हो, चाहे ये बालों की प्रॉब्लम इस प्रकार की हो। अभी ये हेयर ट्रांसप्लांट भी आ गया है कि सर पे हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे इस प्रकार से। तो उससे बेहतर ये केश आयुर्वेद है। अगर हम कुछ कर सकते हैं, केस उगा सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर है नेचुरली हो। So, sir, congenital hernia required operation in kids or can treat by medicine? हर्निया ट्रीटेबल नहीं है मेडिसिन से। खास करके स्ट्रैंगुलेशन होने का जब खतरा है तो नहीं करना, ऐसा ही बेहतर है। वहां पे सर्जरी करवा देना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। अब इंसिजनल हर्निया होते हैं वो तो मेडिकली मैनेज होने ही नहीं वाले इस प्रकार से। ज्यादा से ज्यादा सर्जरी करके मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए बला तेल का पिच्चू रखना वगैरह इस प्रकार की बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वहां पे गैप हो गई है, वो मेडिसिन से सुधारना, उसका संधान होना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो अप्राप्त फलकोष हर्निया हमारे वृद्धि हमारे हिसाब में साध्य है, फिर भी उसके लिए परहेज करना बहुत जरूरी है। खास करके कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना, आत्मान नहीं होने देना, ये बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हो पाता है तो उम्र बढ़ती जाती है और फिर एक नौबत आ जाती है कि नहीं, ये मेडिसिनली मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर ज्यादा बुढ़ापे में करेंगे तो उसमें रिस्क बढ़ेगी।
इस प्रकार। तो मेरा मंतव्य है केस टू केस इसमें देखना चाहिए कि हाँ सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, इस प्रकार से। हाँ, वैसे सर्जरी की जरूरत निज विकार में बहुत कम हो। हमारे यहाँ भी जो मोतीबिंदु या हाँ, हाँ, लिंगनाश इस प्रकार का जो है कैटरेक्ट, ये ब्लैडर में होने वाला यूरिनरी कैल्कुलस, ये एक यहाँ पे हमारे यहाँ सर्जरी चल गई है। और अर्श भगंदर इनमें सर्जरी के बारे में निर्देश इस प्रकार के हैं। तो बाकी के बारे में इतना निर्देश इस प्रकार का नहीं है। और वैसे देखा जाए तो वृद्धि में भी इस प्रकार की सर्जरी का निर्देश नहीं है। फिर भी कुछ मरीज ऐसे पाए जाते हैं कि ये काफी बढ़ जाता है और फिर सर्जरी के सिवाय कोई रास्ता इस प्रकार का नहीं रहता। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहेगी कि हम मेडिसिन में ही मैनेज कर सकेंगे। और यही अभी लोगों के लिए दिक्कत वाली बात हो गई, एलोपैथी के डॉक्टर के लिए दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि वो समझते थे आयुर्वेद कुछ है ही नहीं, साइंस है ही नहीं और उससे कुछ होने वाला नहीं है, ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर्स नहीं बनेंगे। लेकिन जब उनको पता चलने लगा है कि हमारे लिए कॉम्पिटिटर्स बन गए हैं, गॉल ब्लैडर की सर्जरी भी वैसे आवश्यक आवश्यक नहीं है, लेकिन वो भी अभी आसानी से की जाती है। हाँ, लिथोट्रिप्सी का सिस्टम प्रचलन में आ गया, ज्यादा बड़ा स्टोन है। तो ये सभी मैकेनिकल या टेक्निकल एडवांटेजेस है जिसका एलोपैथी बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग कर रही है। और मेडिकल मैनेजमेंट छूट ही गई है, इन सभी में मेडिकल मैनेजमेंट करनी होती है, गॉल स्टोन के लिए मेडिकल मैनेजमेंट करनी होती है, कंसेप्ट ही नहीं है। तो इन सभी के बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा है। तो थोड़ा उसके लिए देखना पड़ेगा। हाइड्रोसील वेरिकोस सील विथ मेडिकल मैनेजमेंट से वही करना बेहतर है, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। खास करके वेरिकोसील में मैंने 3-4 मरीज ऐसे देखे हैं कि वेरिकोसील का ऑपरेशन करने के बाद स्पर्म काउंट 0 हो गया। पहले कम था लेकिन था, अब वेरिकोसील का ऑपरेशन करने के बाद 0 हो गया। तो ये बहुत ही बुरी बात इस प्रकार के, और फिर उसको दुरुस्त करना काफी मुश्किल इस प्रकार का था। तो मैं सुझाव देता हूँ कि मत करो ऑपरेशन वेरिकोसील में इस प्रकार से। वन हिस्टेक्टमी झालेली रुग्णामध्ये इन्सिजनल हर्निया डेव्हलप झाला होता। हार्ट डिसीजमुळे सर्जरी होऊ शकत नव्हती, तिला आयुर्वेदिक चिकित्सेने पूर्ण झाला। वाह, इंसिजनल हर्निया ठीक होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस प्रकार की अगर मिली है यशस्वीता तो अच्छे आहे। कंजनायटल इन्वायनल हर्नियाच्या मालकात पण उपशय मिळाला होता, गंधर्व असताना ते वातानुमन मांस बलवर्धक चिकित्सा तत्व वापरले होते। इसमें अगर एक्यूट कंडीशंस नहीं है हाँ, तो कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशंस एक बार हो गई या स्ट्रैंगुलेशन हो गया इस प्रकार का, तो सर्जरी के अलावा कोई चाह इस प्रकार में नहीं है। तो थोड़ा उसके बारे में देखना पड़ेगा, केस टू केस थोड़ा सा वेरी इस प्रकार का होगा। इग्वाइनल हार्निया के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राप्त अप्राप्त फलकोष साध्य बताए गए। Knee joint replacement when there is much degeneration causing severe pain due to pressure symptom at the age of 60s। ये बहुत कॉमन हो गया है अभी, ये ब्रेड एंड बटर ये बट मत लिए आप बड़ी सर्जन के लिए, ट्रांसप्लांट सर्जन रिवर्ट हो सकता है। होगा नहीं ऐसा नहीं है, समय लगता है उसके लिए। और जो स्पेस बहुत ही कम हो जाती है तो ट्रैक्शन का मैकेनिकल हम भी उपयोग कर सकते हैं।
और धीरे धीरे जो श्लेष्मक कफ है वो वहां पे कैसे बढ़े इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये सुधर सकता है। और हमारे हिसाब में ये वातव्याधि है, धातुक्षय से या मार्गावरोध से वात प्रकोप है, इन चीजों को देखकर लगन चिकित्सा प्रधान रहती है। मैं तो ऐसा करता हूँ कि एक ही दफा खाना खाना, ब्रेकफास्ट भी नहीं लेना, ब्रंच करना, सुबह गुरु की सिद्ध क्षीर दवा के साथ दे देना, या क्षीर गुरु की क्षीर एक आवर्ती इस प्रकार की दे देना, और शाम को सिर्फ दूध या मूंग का सूप देना, तो काफी फर्क हो जाता है, लघुता आ जाती है, पेन कम हो जाता है, ऐसा है। एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी जो है वो जाने में काफी देर लगती है, लेकिन ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल मैनेजमेंट से ये भी होता है। तो ये नहीं करना है एक्चुअली। संधिवात के लिए इस प्रकार की रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करनी है। लेकिन फिलहाल ऐसा है ना कि तुरंत रिलीफ मिल जाता है, पैसे है लोगों के पास, इंश्योरेंस कवर है, तो लोग करवा लेते हैं इस प्रकार से। मूल जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस ये प्रॉब्लम होता है, उसकी जो विटामिन D3 की डिफिशियंसी में होती है वगैरह वगैरह, और धातु पोषण क्रम अच्छा नहीं रहता वगैरह। तो उन सभी बातों को कौन ध्यान में लेगा, ये सबसे अहम इस प्रकार की। जुने ऑर्थोपेडिक अजूनही ट्रॅक्शन सजेस्ट करतात, न्यू जनरेशन ऑर्थोपेडिक सर्जरी एडवाइस करतात, ये भी है। क्योंकि अभी ये टेक्निक मिल गया ना सर्जरी करने का इस प्रकार से, तो ट्रैक्शन लगाएंगे तो भी उसमें गैप बढ़ जाती है, और फिर कफ को वहां जाने के लिए अवसर मिल सकता है। महास्नेह जो है वो वहां पे पिक्चर रखने के लिए बोलते हैं, अभ्यंग स्वेद ये तो करते रहते हैं इस प्रकार से। तो धीरे धीरे इसमें सुधार होता है, होता ही नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को चाहिए कि बस ऑपरेशन कर दिया, पेन नहीं रहा, बिल्कुल ही चला गया इस प्रकार से। और ठीक है, इस प्रकार से अगर करवा लेते हैं, मैकेनिकली फिक्स कर लेते हैं प्रॉब्लम, तो उसमें क्या हर्ज है, ये भी लोगों की सोच आहे। ट्रॅक्शन सुरू करून पिंडस्वेद करतो मी, नंतर जादू बसती, वही हम भी क्लिनिक में वही करते थे। तो ये बेटर ऑप्शन है अगर इस प्रकार के सीवियर केसेस है। अभी मेरे पास क्या हुआ कि कैंसर ही इतना बढ़ गया कि बाकी सब लोग छुड़ गए। दमक श्वास के काफी मरीज मेरे पास होते थे, संधिवात के होते थे इस प्रकार के, वंध्यत्व के भी रहते थे, लेकिन ये सब अभी छूट गए। एक कैंसर, एक कैंसर इस प्रकार का बन गया, लोग वर्षानुवर्ष कैल्शियम में हो गए, नहीं है, उसमें एब्सॉर्प्शन होना भी जरूरी है। अब उसके बारे में ज्यादा बहस इस प्रकार की नहीं है। तो वैसे भी दूध में कैल्शियम है इस प्रकार से, इनके हिसाब से कहा जाए तो करेले में कैल्शियम है, लेकिन इनके बारे में कोई सुझाव भी नहीं देता कि ये ले लो तो तुम्हें अच्छा रहेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल एनाल्जेसिक देते रहना, उससे बात नहीं हुई तो स्टीरॉइड दे देना, उससे बात नहीं हुई तो सर्जरी करवा देना, यह अभी का ट्रेंड है, मॉडर्न का ट्रेंड। तो ये बराबर ही नहीं है, एनाल्जेसिक देना भी बराबर नहीं है, स्टीरॉइड देना तो उस बिल्कुल बेकार इस प्रकार का है। अगर रिमाटाइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के कारण फिर स्टेरॉइड्स और होते हैं, ऐसा करके अगर ये स्टेरॉइड देते रहे तो बहुत डिफिकल्ट इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। वो हमारे हिसाब में अमवात है या वातरक्त है, क्या है, या संदिग्ध आता है लेकिन सामावस्था है, ऐसा सोच समझकर चिकित्सा करना, अब खास करके आम की चिकित्सा भली भांति करना, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का होता रहता है। तो अभी फिलहाल मॉडर्न केमिस्ट्री जिस प्रकार से, मॉडर्न डॉक्टर्स किस प्रकार से चल रहे हैं, सर्जरी किस प्रकार से चल रही है,
वो ठीक है ही नहीं, लेकिन ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका है। ये तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस नहीं है। कैंसर जैसी डिसीज, हार्ट डिसीज लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन इसमें तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो let us note all conditions where surgery can be avoided by Ayurvedic management. Please contribute in GSPC WhatsApp group. बहुत सारे मरीजों में सर्जरी अवॉइड हो सकती है, ऐसा आपत्ति नहीं है इसमें। तो ठीक है, अगर इसमें हर व्यक्ति अपने अपने कमेंट्स डालेगा, अपने अपने अनुभव डालेगा, तो शायद सभी लोगों के लिए फायदेमंद इस प्रकार का होगा। हिताहितोपयोग विशेषास्तु अत्र शुभाशुभ विशेष करा हो। तो हित से हित शुभ और अहित से अशुभ इस प्रकार के विशेष निर्माण होते रहेंगे। तो हितकारक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए, इसमें ये महत्वपूर्ण बात रहेगी। अभी लोगों की हित में रुचि है ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि एलोपैथी में बगैर कुछ पथ्यापथ्य संकल्पना हम ठीक हो जाते हैं। वो एक्चुअली ठीक होना नहीं है, सिर्फ ठीक लगना है। लेकिन वो मान लेते हैं हाँ ये ठीक हो गया, मैंने गोली खा ली, सर दर्द ठीक हो गया, मैंने गोली खा ली, जोड़ों का दर्द ठीक हो गया वगैरह। If patients have been given intra-articular steroid injections, it will become difficult to manage further. The patient urge for immediate relief. एक बड़ी समस्या है अभी के हिसाब में। और जो लोग स्टेरॉइड्स लेके आए हैं, उनको कैसे ट्रीट करें, ये बड़ी समस्या है। चाहे वो तमकश्वास से रुग्ण हो, चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हो, चाहे स्किन डिसीज वाले, सोरियासिस वाले हो। इन सभी में ये देखा जाता है कि अगर हम योग्य चिकित्सा करते हैं तो धीरे धीरे स्टेरॉइड्स, तो अभी हम स्टेरॉइड डिपेंडेंट है इस प्रकार से। स्टेरॉइड्स ले ली गई है, ये एक चीज रहेगी, और स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गई ये दूसरी चीज इस प्रकार की नहीं। स्टेरॉइड्स जिन्होंने लिया है उनके लिए भी काफी मुश्किल होती है। जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट बन गए हैं उनके लिए तो ये स्टेरॉइड्स बहुत धीरे धीरे कम करनी पड़ती है। और फिर हमारी चिकित्सा, हमारा परहेज चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे स्टेरॉइड्स कम करके बंद कर दे सकते हैं, और फिर हमारी ट्रीटमेंट पर चल सकते हैं पेशेंट। लेकिन ये काफी समय लेता है इस प्रकार से। तो ये अभी इमीडिएट रिलीफ, ये जो किया गया एलोपैथी में, एनालिसिस के द्वारा हो, एंटीबायोटिक्स के द्वारा हो, या फिर स्टेरॉइड्स के द्वारा हो या हार्मोन्स के द्वारा हो, इसलिए वो बस प्रथम पसंद का वैद्य बन गया। क्योंकि लोग समझने लगे कि इतने झटपट कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है, कैसा अद्भुत शास्त्र है जहाँ कार्य कारण भाव का संबंध ही नहीं रहा। लोग ये नहीं मानते कि कार्य कारण भाव का संबंध नहीं रहा, लेकिन अद्भुत है। कुछ भी परहेज वगैरह करने की जरूरत नहीं, फिर भी रिजल्ट मिल जाते हैं, फिर भी दर्द कम हो जाता है वगैरह वगैरह। Same with patients taking hormonal treatment in female patients. तो इन ये चारों भाव, एनाल्जेसिक्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, नरेंद्र पेंडसे सर स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशंट्स मध्ये औषध क्लेशर बस्ती वापरतात। तो ये अलग अलग रहेगा इस प्रकार से। तो इसमें काफी दिक्कतें आ सकती है कि हाँ, स्टेरॉइड्स में दीनत्व प्राप्त होते, ये सही है। और जो जादुई परिणाम शुरू में दिखता है वो बाद में बहुत ही तकलीफ देने वाला इस प्रकार का होता है। तो शुरू की ही अवस्था में हमारे पास मरीज आए तो बेहतर है।
लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है वो पूरे बिगाड़ देते हैं स्टेरॉइड्स लेके, और फिर हमारे पास आते हैं और हमसे वही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आराम हो जाए इस प्रकार से। मैंने एक अजीब अनुभव ऐसा भी देखा था कि ऐसे अमवात का मरीज था, कुछ 7 दिन की दवा दी थी मैंने, स्वर्ण भुगति का प्रयोग किया था, और उसको इतना रिलीफ हो गया 7 दिन में, तो वो बोलने लगा कि नहीं मुझे स्टेरॉइड दी गई है, इतना रिलीफ तो आयुर्वेद के दवाई से आता ही नहीं है इस प्रकार। वो छोड़ के गया। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद भी वो छोड़ के गया इस प्रकार से। तो ये एक अजब है तरीका, लोग किस प्रकार से करते हैं, और इसमें गलत फहमियां फैलाने वाले भी लोग होते हैं। मैंने आनंद गुरु जी के बारे में भी एक मरीज से ऐसा सुना कि वो स्टेरॉइड देते हैं कुड़ियों के साथ। मैंने कहा मत मत करो ये इस प्रकार की बातें, ऐसी तो कुछ है ही नहीं। ये गलत फहमियां है, किसी ने आपको बहका दिया है इस प्रकार से, लेकिन ऐसा है नहीं इस प्रकार से। तो ये अभी एलोपैथी में आयुर्वेद का विरोध चल रहा है कि इनको ऊपर आने ही नहीं देना है, जबकि कोई कभी मौका मिलता है तो आयुर्वेद को दोष देने में वो उतावली हो जाते हैं और बेसलेस विधान करते हैं, कुछ भी उसमें बेस नहीं होता, फिर भी लोग कहना मान लेते हैं, ऐसा होता है। तो ये शुभाशुभ विशेष करा भवन्ति, तो हिताहार ही चाहिए, ये सबसे अहम इस प्रकार की है। एवं वादेन भगवन्तम अत्रेयम अग्निवेश उवाच दृश्यन्ते हि भगवन् हितसमाख्यातम् अपि आहारम् उपयुज्यमानाः व्याधिमन्तश्च अगदाश्च तथैव अहितसमाख्यातम् एवं दृष्टे कथं हितार्थोपयोग विशेषात्मकं शुभाशुभ विशेषम उद्भावहि। अति चांगली ट्रीटमेंट देणे पण लोकांच्या मनात संशय उत्पन्न करते, हे समजे हे समाजाचे दुर्दैव आहे। हाँ सही है, और मेरे ही बारे में हुआ है, वो छोड़ के ही गया मुझे कि तुमने स्टेरॉइड दिए है इस प्रकार से करके। तो मैं बहुत प्रभाव मुझे बहुत आनंद हुआ था कि 7 दिन में अम्बान जैसे शरीर में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो ये काफी अच्छी बात है इस प्रकार से। लेकिन मरीज ने उसको अलग ढंग से ले लिया। ये जो मुद्दा है, एवं वादेन भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश उवाच, अभी मैं 9वें अध्याय में आत्रेय मैत्रेय मैत्रेय मती संवाद इस प्रकार का है। हाँ। और वहां मैत्रेय ने सवाल पूछा था, इसी ढंग का पूछा था, उसको आत्रेय ने जवाब दे दिया था इस प्रकार से। अभी अग्निवेश शंका पूछ रहा है, और ये आम जनता की शंका है वास्तव में, क्योंकि जब हम बताते हैं दही मत खाना, इससे ये होते हैं, तो लोग बता देते हैं अरे क्या मत खाना, हम पीढ़ियों से दही खाते आ रहे हैं, किसी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है, अच्छे भले जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो आपका साइंस कुछ गलत होगा, ये सब बता रहा है कि दही खाने से इस प्रकार की बीमारियां। स्मोकिंग करने वाला आदमी भी वैसे ही बताता, मैं इतने बरस से स्मोकिंग कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ है मुझे, तंबाकू खा रहा हूँ वो भी कुछ नहीं कर रहा है मुझे। तो इससे रोग होता है नहीं होता है, इसके बारे में संदेह इस प्रकार का है। तो यहाँ पे ये रोग, ये बहुकारण योगजन्य भाव है, चिकित्सा भी उसके बहुकारण योगजन्य इस प्रकार बहुकारण योग से, लेकिन है तो भाव वो बहुकारण योगजन्य भाव। और जब तक सभी भावों को ध्यान में नहीं लेंगे, तब तक रिलेशनशिप सेट करना, ये कॉज है और ये इफेक्ट है, बहुत काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। और एलोपैथी उसी का फायदा उठाती है। मैंने एक ऑन्कोलॉजिस्ट से जिक्र किया था,
कि तुम खुद बदल जाओ और ऑर्गेनिक खाना शुरू करो। जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक तुम मर जाओ तो नहीं बताऊंगी, इस प्रकार से। तो उसने कहा लेकिन उसमें प्रूव नहीं हुआ है कि अभी का खाना खाने से कैंसर होता है, इस प्रकार से। मैंने कहा हाँ ठीक है, प्रूव नहीं हुआ है, स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा जो है अभी तक अधूरा इस प्रकार का है। लेकिन ये अनैसर्गिक है, ये तो बात मानते हो। हमारा शरीर निसर्ग का दिया हुआ शरीर इस प्रकार का है, और उसमें हम अनैसर्गिक चीजें डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं। ये तो गलत है, उसके बारे में तुम्हें संदेह है क्या? तो बोले हाँ, उसके बारे में संदेह नहीं है कि केमिकल डाल रहे हैं और ये अनैसर्गिक है। तो उस मुद्दे को छोड़ दो, अभी का खाना, और नेचुरल की तरफ मुड़ो। उसने बात मान ली। लेकिन ये एक ही इस प्रकार का मिला, बाकी लोगों में कुछ परिवर्तन इस प्रकार का नहीं आए। और ये मेटालॉजिस्ट है वास्तव। लेकिन इस ए में ए वगैरह ल्यूकेमिया नहीं काम करता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शीत सेवन करते हुए आहार उपयुंजाना व्याधि बनता, उसमें रोग निर्माण होते हैं, और अगताश्य और रोग नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार से भी होता है। और अहित सेवन करने वाले उनको रोग होने चाहिए, उनको भी रोग नहीं होते हैं, रोग होते भी है, दोनों चीजें हैं। तो फर्क क्या है? कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, जो होने वाला है वो होने वाला है। ऐसा तो पकड़ कर नहीं चलती, ये कार्यकारण भाव कहाँ रहा, इस प्रकार। पूर्वी प्रौढ स्त्रिया विळा खायच्या, आता दात खराब होतात म्हणून खात नाहीत, मग चुना, काठ, लवंग, विळा यांची गोळी द्यावी का नैसर्गिक कॅल्शियमसाठी? हरकत नहीं। वैसे तांबूल हमारे नित्य सेवन में है, जो पुराना तांबूल है वही। विपत्र में एकम पुगंच सच्चूर्ण खदिरंच, कितना कम से कम होना है। बाकी उसमें क्या क्या डाला, लवंग, कस्तूरी, कंट्रोल वगैरह ये सब डालना है नहीं डालना है, इस प्रकार के। तो ये अच्छा हो सकता है, खास करके अभी जो कैल्शियम डिफिशियंसी इस प्रकार की है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मैं सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करता हूँ। सुगंधवंदी सूक्ष्मश्च सुगंध रोचनो मृदु, ये सुखानुबंध निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। और पार्थिव तत्व बढ़ाना है, और मिट्टी खाने की आदत है या मिट्टी खाने की इच्छा है, तो मिट्टी का अत्तर सूंघने से वो इच्छा कम होती है। और उसी प्रकार चंदन का अत्तर सूंघने से भी फायदा इस प्रकार का होता है। तो थोड़ा इस तरीके से भी विचार कर सकते हैं कि अगर शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस है और फिर कैल्शियम डिफिशियंसी वगैरह इस प्रकार की है, तो उसके बारे में इस प्रकार से सोचेंगे। और इस पे अग्नि एक महत्वपूर्ण चीज है, जठराग्नि से लेकर भूताग्नि, धात्वाग्नि, इन सभी का रोल कैसा है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर इस प्रकार के जो सुझाव है, वैसे मैं देसी गाय का दूध लेने के लिए कहता हूँ ब्रुच सिद्ध क्षीर, और घृत, महापित्त का घृत हो या गुलपित्त का घृत हो, इसका प्रयोग कर सकते हैं भली भांति। अरोमा थेरेपी, हाउ इट वर्क्स। वैसे अभी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एलोपैथी में नेजल स्प्रे आया है। ये मेरे लिए भी बड़ी आश्चर्य की बात थी। लेकिन हमारे ऐसा में बैठता है कि जो घ्राणेन्द्रिय नासा में स्थित है, अ, इस प्रकार का गंध ये पार्थिव है। गंधगुण केवल पार्थिव द्रव्य ही है, तो उसके जरिए ये हो सकता है, ऐसा है। तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा आरंभ किया है। विटामिन बी के बी स्प्रे है मार्केट में, ये मैंने पहली बार सुना। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इस विसुक्त का है। तो पुष्टिवर्धन सुगंधी, सुगंधी होने के कारण ये पार्थिव तत्व उसमें ज्यादा है, और ये पुष्टि करने वाला इस प्रकार का रहेगा।
तो सुखानुबंध निर्माण करने के लिए सुगंध का वापर इस प्रकार से करना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो ठीक है, जो भी सुझाव इस प्रकार से आते रहेंगे उनके बारे में सोचेंगे, ये ज्यादा बेहतर है। अब यहीं पे रुकते हैं। और कल माधव निदान के बारे में उस समय बात हुई थी, कोई मुद्दा उठाया था, मैंने सुझाव दिया था कि एक बार मुझे याद दिलाना। तो मालूम नहीं, मुझे मेरे ख्याल में कविता अग्रवाल ने मुद्दा उठाया था। ऑस्टिओपोरोसिस अस्थिक्षयापेक्षा मज्जाक्षयाचा अधिक विचार केला पाहिजे. मज्जाक्षयाच्या लक्षणात अस्थि सौशिर्य आले आहे. बराबर. अस्तांबज्जनि सौशिर्यम प्रमस्तिमिरदर्शनम. तो लेकिन ये दोनों का विचार होना जरूरी है, क्योंकि सौशिर्य ज्यादा बढ़ गया तो आकाश तत्व बढ़ गया, ऐसा थोड़ा सा उसमें हो जाएगा, तो पार्थिव तत्व की आवश्यकता रहेगी। और मज्जा ये स्नेह के हिसाब से भी अच्छा रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना ठीक पड़ेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।